हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है वर्क चैनल पे। हमारा चैप्टर चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, जो कि बेस्ड होगा आपके ब्लड ग्रुप, कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ टॉपिक पे। ठीक है, आई होप आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, आपके नोट्स आपने रिवाइज किए होंगे और आपको एनसीईआरटी पे कमांड भी होगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर ग्रुपिंग ह्यूमन ब्लड? To determine a person's genetic ancestry, to study the differences that exist despite its similar appearance, to understand the function of red blood cell, या फिर to classify blood based on its oxygen carrying capacity। तो प्राइमरी रीजन क्या है हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप को ग्रुपिंग करने के लिए? तो वो हमें दिखने में तो हम सिमिलर दिखते हैं, हमारे ब्लड दिखने में तो रेडिश दिखता है, फिर भी जब हम ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करते हैं फिर भी क्यों कुछ हमें रिजेक्शन मिलते हैं, क्यों हमारा बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है? तो इस चीज़ के स्टडी के लिए हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप को स्टडी करते हैं। प्राइमरी रीजन तो यही है ना, टू स्टडी द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट डिस्पाइट इट्स सिमिलर अपीयरेंस। Which two blood group system are mentioned as being the most widely used globally? ऑप्शन ए है ABU एंड के, ऑप्शन बी है ABU एंड MN, ऑप्शन सी है ABU एंड RH, ऑप्शन सी है RH एंड डफी। तो सही आंसर इसका ABU एंड RH। अगला क्वेश्चन है, डिस्पाइट क्लासिफिकेशन द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन blood into a ABU system is primarily based on the presence or absence of specific antibodies on the surface of red blood cell। नहीं, रेड ब्लड सेल के सरफेस पे आपका एंटीजन प्रेजेंट होता है, जबकि उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन है, द प्रेजेंस और absence ऑफ टू स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। यस, ये सही है। ऑप्शन सी है, द टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन फाउंड विद इन द रेड ब्लड सेल, या फिर डी, द प्रेजेंस ऑफ टू स्पेसिफिक एंटीजन इन द प्लाज्मा। तो एंटीजन आपके आरबीसी के सरफेस पे होता है, एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में होता है, जो कि ये सही ऑप्शन दिखा रहा है कि द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि एंटीजन ए एंड एंटीजन बी ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। The natural anti-A and anti-B antibody in the ABO blood group system are typically found in option A, attached to the surface of red blood cell, option B, in the plasma or serum of the blood, option C, only in individual who have received a previous blood transfusion, या option D, in the lymph node and spleen। तो एंटीजन ए एंड एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज कहाँ मिलेंगे? आपके प्लाज्मा में मिलेंगे, जबकि एंटीजन कहाँ मिलेंगे? आपके सेल के सरफेस में मिलते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका? बी, एंटीबॉडीज आपके प्लाज्मा में ही मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द क्रिटिकल रीजन फॉर केयरफुली मैचिंग डोनर एंड रिसिपिएंट ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन इज टू प्रिवेंट अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर इन द रेसिपिएंट, द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, या फिर द क्लम्पिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, हिमोलाइसिस, या फिर डी, एन ओवरलोड ऑफ आयरन इन द रिसिपिएंट ब्लड स्ट्रीम। तो जो हमें क्रिटिकल रीजन, जो कि हमें केयरफुल मैचिंग करना होगा डोनर और जो हम रेसिपिएंट का, डोनर उसको बोलते हैं जो अपने ऑर्गन को डोनेट करते हैं, रेसिपिएंट उसको बोलते हैं जो इस ऑर्गन को रिसीव करता है। तो उन दोनों के ब्लड ग्रुप को हमें केयरफुली मैचिंग करना होता है। अगर हम मैचिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा आरबीसी क्लम्प हो जाएगा और उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल विथ ब्लड ग्रुप ओ इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल डोनर बिकॉज। देखो, ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं? तो हम जब भी किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो हम सेल्स को डोनेट करते हैं, ठीक है, हम प्लाज्मा को डोनेट नहीं करते। और हमारा अगर सिमिलर एंटीबॉडी और एंटीजन ए मिल जाएगा तो वो रिएक्ट कर जाएगा। ब्लड ग्रुप ओ में होता क्या है कि इनके आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि इनके प्लाज्मा में एंटीजन ए एंड एंटीजन बी होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम ब्लड ग्रुप ओ को क्या करते हैं, यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहते हैं कि हम किसी भी टाइप में अगर हम इसमें ट्रांसमिट कर मतलब डोनेट करते हैं ब्लड को, जैसे मान हम ब्लड ग्रुप ए को डोनेट करेंगे तो ब्लड ग्रुप ए के प्लाज्मा में क्या क्या एंटीबॉडीज होंगे? एंटीबॉडीज भी होंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है तो हम अगर, इसका मतलब है कि हमारे आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है और प्लाज्मा में इसका अपोजिट होगा, यानी एंटीबॉडी बी होगा। जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो उसका आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी होगा और उसके प्लाज्मा में क्या होगा? एंटीबॉडी ए। जिसका ब्लड ग्रुप ए भी है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए एंड एंटीजन बी होगा और उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। फिर अगर ओ है तो उसके आरबीसी के सरफेस से कोई एंटीबॉडीज नहीं है। अब आरबीसी के सरफेस से कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं, जब उसे हम डोनेट करेंगे किसी भी ब्लड ग्रुप को, ए बी ओ या फिर ए या फिर बी, तो उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी के साथ उनका रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इसलिए हम किसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर। तो आई ऑप्शन देखें, फिर से क्वेश्चन देखिए, इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ओ इज कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल डोनर बिकॉज देयर रेड ब्लड सेल लैक बोथ ए एंड बी एंटीजन। यस, their plasma contain both anti A and anti B bodies।
ठीक है, दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी अदर ब्लड ग्रुप एबीओ, देयर बॉडी ब्लड इज ऑलवेज आरएच नेगेटिव। नहीं, तो यूनिवर्सल डोनर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके हमें सेल को डोनेट करते हैं, रेड ब्लड सेल को डोनेट करते हैं, हम प्लाज्मा को डोनेट नहीं करते हैं। तो रेड ब्लड सेल में इनके पास कोई एंटीजन ए और एंटीजन बी होगा ही नहीं, तो एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करेंगे नहीं, तो कोई क्लम्पिंग वगैरह नहीं होगा। तो सही आंसर है ए। ठीक है, अ पर्सन विद AB blood group is termed universal recipient as they can in principle safely receive the red blood cells from donor of which group। तो देखो होता क्या है कि देखो मैं फिर से बताऊँ, AB ब्लड ग्रुप कहने का मतलब है कि इसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए एंड एंटीजन बी बॉडी दोनों है, लेकिन इसके प्लाज्मा में क्या होगा, दोनों एंटीबॉडीज एब्सेंट होगा। अब जो इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, चाहे हम ब्लड ग्रुप ओ, ए बी, ए या फिर एबीओ। ठीक है, तो किसी के साथ किसी से भी ब्लड ग्रुप ले लेगा, क्योंकि इसके बॉडी इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं, और जितने भी ए बी है इनके पास तो एंटीजन होते ही हैं, तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम ए बी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और ओ को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। In the ABO blood group system, if a person red blood cell have a antigen A on their surface, their plasma will naturally contain which antibody। तो हमें पता है कि एंटीबॉडी एंड एंटीजन आपका सिमिलर नहीं होना चाहिए, अगर सिमिलर होगा तो क्लम्पिंग वगैरह हो जाएगा, तो इसलिए इसका अपोजिट होता है। ठीक है, अगर इसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है तो इसका प्लाज्मा में क्या होगा, एंटीबॉडी बी। ठीक है, the RH factor in human blood is termed because the antigen was first discovered in human red blood cell। नहीं, it's also found on the red blood cell of a rhesus monkey। yes, rhesus monkey है, इसके आरबीसी के सरफेस पे एक और एंटीजन मिला हमें जो RH, उसका हम नाम की जो हमारे सरफेस पे भी मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना ए बी पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव जो होता है वो हमारे आरएच को ही डिनोट करता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, इट्स ऑल्सो फाउंड ऑन द रेड ब्लड सेल ऑफ rhesus monkey। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल इज क्लासिफाइड एज आरएच पॉजिटिव इफ देयर प्लाज्मा कंटेन एंटी आरएच एंटीबॉडीज, दे हैव द आरएच एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल, they lack A B negative antigen on their red blood cell if they have a previously exposed to RH negative blood। तो इंडिविजुअल को हम RH पॉजिटिव तब कहेंगे जब उसके आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी they have the RH एंटीजन on the surface of their red blood cell। Why must the RH group be matched before a blood transfusion। RH ग्रुप को भी हमें मैच करना होगा, क्यों? देखो, तो होता क्या है कि to prevent donor from forming antibodies against the recipient blood because all recipients are RH negative, to prevent RH negative recipient from forming antibodies against RH positive blood effort because RH negative blood is much rare and must be conserved। नहीं, ऐसा नहीं, इसमें भी हम सेम क्लम्पिंग वाला केस डालेंगे। होता क्या है कि हमें RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव को चेक करना होता है क्या, कि अब देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, सॉरी कैसे बताऊं, रुको मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। अगर हमारे रेड ब्लड सेल, चलो हमारा आरबीसी है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, अगर आरबीसी के सरफेस पे अगर हमारा आरएच ब्लड ग्रुप है, ठीक है, अगर हम किसी वैसे ब्लड ग्रुप को डोनेट करते हैं जिसके प्लाज्मा में भी क्या होगा, आपका आरएच एंटीबॉडीज होगा। ठीक है, तो आरएच एंटीबॉडीज और एंटीजन आपस में रिएक्ट करके क्लम्पिंग कराएगा ना, तो हमें क्या करना है कि हमें इस चीज को प्रिवेंट करना है ना, प्रिवेंट ही तो करना है ना। या फिर मान के चलो आपके पास आरएच ब्लड ग्रुप है, ठीक है, आपका जो आरबीसी है आपका आरएच पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और आप वैसे इंसान को ब्लड डोनेट कर रहे हैं जिसमें आरएच नेगेटिव है, तो होगा क्या कि पहला टाइम में जब उसके पास फर्स्ट एक्सपोजर में क्या होगा, ह्यूमन जो उसका डिफेंस मैकेनिज्म होगा, जब आप उस आरएच पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन कराएंगे तो वो उसके अगेंस्ट में आरएच एंटीबॉडीज को बढ़ाना, आरएच एंटीबॉडीज को डेवलप करना शुरू करेगा, उसका डिफेंस मैकेनिज्म। जब आप उसे अगली बार, फर्स्ट बार तो आप बच गए क्योंकि आपके लिए उसके पास डिफेंस मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन जब आप उसे दूसरी बार आरएच पॉजिटिव एक्सपोजर देंगे तो वो पहले से बॉडी तैयार किए हुए आपके आरएच है ना, आरएच एंटीबॉडी तो तैयार किए हुए ना, तो क्या होगा जब आप दूसरी बार उसे जब ब्लड देंगे तो एंटीजन और एंटीबॉडीज आपस में रिएक्शन कराएंगे एंड ब्लड का क्लम्पिंग वगैरह हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि टू प्रिवेंट द आरएच नेगेटिव रेसिपिएंट फ्रॉम फॉर्मिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव ब्लड, समझ गए ना, क्योंकि आरएच पॉजिटिव जो ब्लड है अगर हम वैसे इंसान को देंगे आरएच नेगेटिव को तो फर्स्ट टाइम एक्सपोजर में उसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होगा, तो एंटीबॉडीज को फॉर्म करेगा, लेकिन जब वही दूसरी बार उसे आरएच पॉजिटिव देंगे तो चूंकि आपके एंटीबॉडीज फॉर्म हो चुका है तो उसको क्या कर देगा, क्लम्पिंग वगैरह करा देगा। तो सही आंसर क्या है इसका, सी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेगनेंसी, RH
incompatibility is a potential problem, especially when the mother is Rh positive and the fetus is Rh negative. Both the mother and fetus are Rh negative. The mother is Rh negative and the fetus is Rh positive. या फिर D, the mother has O blood type. देखो तो Rh इनकम्पेटिबिलिटी होता क्या है मैं समझाऊँ. देखो आपकी जो मम्मी है क्या है वो Rh निगेटिव है, ठीक है. अब जब वो आपकी मम्मी ने सॉरी चलिए एक मदर लेते हैं जो कि Rh निगेटिव है और उसका फीटस क्या है अगर Rh पॉजिटिव है, ठीक है. अब तो हमें पता है कि प्लासेंटा वगैरह तो प्रिवेंट करता है, हमें बचाए रखता है ब्लड को ट्रांसफ्यूजन में फीटस एंड मदर के बीच में, ठीक है. एक्सचेंज मटेरियल्स होते हैं लेकिन ब्लड का थोड़ी एक्सचेंज होता है वहाँ पे. लेकिन जब हम प्रेगनेंसी के दौरान कुछ अगर ब्लड वगैरह मिक्स करते हैं तो बाय ब्लीडिंग वगैरह होती है ना प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के दौरान तो क्या होगा फीटस तो RH पॉजिटिव है, ठीक है. तो वो क्या करेगा जो RH पॉजिटिव जब के RH मदर के नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा किसके अगेंस्ट RH पॉजिटिव के अगेंस्ट. जब मम्मी आपकी अगली बार प्रेग्नेंट होगी, ये मदर जब अगली बार प्रेग्नेंट होगी तो इनके ब्लड में पहले से ही क्या है RH एंटीबॉडीज और वो क्या करेगा फीटस के RH पॉजिटिव एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगा और फीटस के आरबीसी के फीटस के आरबीसी को क्लम कर देगा, ब्रेक कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है. तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी. तो आप समझ गए RH इनकम्पेटिबिलिटी पोटेंशियल प्रॉब्लम तब होगा जब हमारी मम्मी जब हमारी बोल रहा हूँ जब मदर RH नेगेटिव होगी और फीटस क्या होगा RH पॉजिटिव. During a first pregnancy with a Rh positive fetus, an Rh negative mother typically doesn't form anti-Rh antibodies because the fetal Rh antigen are too weak to provoke an immune responses. नहीं, the placenta separate the maternal and fetal blood preventing exposure. हाँ देखो प्लासेंटा ही तो हमारे मैटरनल एंड fetal blood को एक्सपोजर को प्रिवेंट करता है जिसकी वजह से जो हमारा Rh पॉजिटिव जो हमारे फीटल में है वो मिक्स नहीं होता है मैटरनल ब्लड से और तब हमारा RH एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन ही नहीं होता है. लेकिन जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सपोजर होती है ब्लड का तब ये हमारा मैटरनल जो है वो RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है और अगली बार जब प्रेग्नेंट होती है मदर तो उन फीटल के ब्लड में क्या होता है RH एंटीबॉडी जाता है जब डिलीवरी टाइम में एंड देन फीटल का आरबीसी ब्रेक हो जाता है, ठीक है. तो सही आंसर क्या है द प्लासेंटा सेपरेट द मैटरनल एंड fetal blood preventing exposure. Okay. अगला क्वेश्चन है the primary risk in a subsequent pregnancy where an RH negative mother has already been sensitized to the RH antigen is that primary risk क्या है the mother will have a severe allergic reaction during delivery. No, maternal anti-RH body can cross the placenta and destroy fetal red blood cell. ये कब होगा जब दूसरी बार प्रेगनेंसी होगा क्योंकि पहला प्रेगनेंसी के एक्सपोजर में RH एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा और दूसरे प्रेगनेंसी में क्या होगा यही एंटीबॉडीज क्या करेगा डिस्ट्रॉय कर देगा फीटल ब्लड को आरबीसी को जब उसे एक्सपोजर मिलेगी, ठीक है. तो सही आंसर क्या है ये. द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटल रेड ब्लड सेल ड्यू टू मैटरनल एंटी-RH एंटीबॉडीज इज कॉल्ड. इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं जिस हम कंडीशन को पढ़ रहे हैं इसे हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. क्या कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जिसमें हमारा मदर RH नेगेटिव होनी चाहिए फीटल RH पॉजिटिव होना चाहिए. पहला प्रेगनेंसी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा और दूसरा प्रेगनेंसी में क्या होगा जब डिलीवरी के दौरान एंटीबॉडी क्या करेगा फीटल के ब्लड में जाएगा और फीटल के आरबीसी को तोड़ देगा. इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. How can sensitization of a RH negative mother after the birth of her first RH positive child typically prevented? हम कैसे प्रिवेंट करते हैं by giving a mother a blood transfusion before delivery? नहीं, by administering anti-RH antibodies to mother soon after delivery, by treating newborn with antibodies immediately, by performing an early cesarean section all subsequent birth. नहीं तो होगा क्या कि हम कैसे बचा सकते हैं तो हम क्या करेंगे कि मदर को हम एक इंजेक्शन देंगे एंटी-RH एंटीबॉडीज़ का. वो क्या करेगा मदर के अंदर RH एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन को नहीं बढ़ने देगा जिसकी वजह अगर दूसरी बार भी प्रेगनेंसी होता है अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन अभी भी होता है प्लासेंटा जब डिलीवरी हो रहा है तो क्या होगा क्योंकि हमारे बॉडी में तो एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं करे क्योंकि हम उस टाइम पे इंजेक्शन दिए ना RH एंटीजन बोलते उस इंजेक्शन का नाम है. उससे होता क्या है कि अगली बार प्रेगनेंसी में फीटल के साथ ब्लड का कोई कांटेक्ट नहीं होता है और फीटल का आरबीसी ब्रेक होने से बच जाता है, ठीक है. अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स एट अ इंजरी साइट, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डैमेज टिश्यू मोर एफिशिएंटली,
प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी या फिर डिस्ट्रॉय पैथोजन एंटरिंग थ्रू द वुंड। तो जो ब्लड क्लॉटिंग है या फिर सम कोगुलेशन क्या है, इसका प्राइमरी प्रोसेस क्या है कि हमारे एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। द डार्क रेडिश ब्राउन स्कम दैट फॉर्म ओवर अ कट is primarily composed of a network of fibrin thread trapped blood plate cell, aggregate plates only, crystallized plasma protein या फिर ड्राई रेड ब्लड सेल ऑन द सरफेस। जो हमारा रेडिस कलर का रेडिस ब्राउन स्कम जब फॉर्म होता है, वो डार्क रेडिस ब्राउन जो स्कम फॉर्म होता है हमारे कट के ऊपर, वो किस चीज़ का मेड होता है, वो हमारे फाइब्रिन थ्रेड होता है जो हमारे ब्लड सेल्स को ट्रैप किए हुए रहता है, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ ब्लड क्लॉट? तो व्हाट इज द फाइनल स्ट्रक्चरल बेसिस? प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन या फिर फाइब्रिन। तो हमारा फाइनल क्या है, वो फाइब्रिन है। देखो होता क्या है कि हमारे ब्लड से हमारे प्लाज्मा में दो इनएक्टिव स्टेज मिलता है, एक प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रिनोजन। तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है प्रोथ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से। एंड जो थ्रोम्बोकाइनेज यहाँ पे फॉर्म कर रहा है वो क्या करेगा, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, जो कि आपका फाइनल स्ट्रक्चर बनाएगा। और फाइब्रिन क्या करेगा, आपको रेड ब्लड सेल को ट्रैप करेगा और आपको स्कम का फॉर्मेशन करता है। तो ठीक है, तो व्हाट इज द फाइनल स्ट्रक्चर? फाइब्रिन। मैं फिर से बताऊं, आपके प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग क्लॉट वगैरह में हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, वो न्यूरॉन ट्रांसमिट करता है एंड वो कहता है चलो ब्लड में एक और आपका एंजाइम प्रेजेंट है थ्रोम्बोकाइनेज। वो थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, आपके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। देन ये जो थ्रोम्बिन फॉर्म करता है वो आपके इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और ये फाइब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपके सेल्स को ट्रैप करता है, वहाँ पे स्कम का फॉर्म करता है, क्लॉट का फॉर्म करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता, मतलब ब्लड क्लॉट होने लगता है और एक्सेसिव ब्लड का लॉस से हम बच जाते हैं, ठीक है। In the clotting cascade, the enzyme thrombin is responsible for releasing clotting factor from platelets, converting the soluble plasma protein fibrinogen into insoluble fibrin, या फिर activating prothrombin directly, या फिर binding a calcium ion to form the clot matrix। तो जो क्लॉटिंग कैस्केड में होता है, जो एंजाइम थ्रोम्बिन है, वो थ्रोम्बिन क्या काम कर रहा था, वो आपके इनसॉल्युबल प्लाज्मा फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। थ्रोम्बिन द एक्टिव साइट इज ड्राइव फ्रॉम इट्स इनएक्टिव प्रिकॉसर विच इज। थ्रोम्बिन किससे बना होता है, आपके प्रोथ्रोम्बिन से, और किसके प्रेजेंट में, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंट में। तो ये बोला कि थ्रोम्बिन द एक्टिव एंजाइम इज ड्राइव फ्रॉम इनएक्टिव प्रिकॉसर विच इज प्रोथ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन के इनएक्टिव स्टेज क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, और ये किसके प्रेजेंस में एक्टिव हो जाता है, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोटीन एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या आपका इनएक्टिव स्टेज है। The formation of enzyme complex thrombokinase or a prothrombin activator is best described as a single chemical reaction triggered by a tissue damage or cascade process involving multiple plasma factor or function performed slowly by red blood cell or a process that doesn't require calcium ion। तो जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन है, जो थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे जो ब्लड क्लॉट होता है वो आपका कैस्केड प्रोसेस है, जो कि मल्टीपल प्लाज्मा फैक्टर इंक्लूड करता है, ठीक है। हायर क्लास में पढ़ेंगे 12 फैक्टर्स होते हैं। What initiate the activation of coagulation mechanism following an injury? क्या इनिशिएट करता है, sudden drop in blood pressure? नहीं, the release of factor from stimulated platelets and or injured in tissue, ठीक है, या फिर डायरेक्ट एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ऑन द डैमेज ब्लड वेसल, या फिर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू रेड ब्लड सेल। तो होता है क्या है कि जो हमारे प्लेटलेट्स और या फिर इंजर्ड टिश्यू होते हैं, वहाँ से कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं, वो हमारे कोगुलेशन मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देते हैं। तो दो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, एक प्लेटलेट्स और एक इंजर्ड टिश्यू। ये दोनों चीज़ हमारे एक फैक्टर रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल फैक्टर रिलीज करते हैं जो हमारे कोगुलेशन मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। कोगुलेशन मैकेनिज्म कहने का मतलब क्या है कि आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होंगे, तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन फॉर्म करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज, एंड देन जो थ्रोम्बिन फॉर्म करेगा वो आपको सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये सारे हेल्प करेंगे आपके कैस्केड प्रोसेस में। बहुत से मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर आते हैं इसमें, और आयंस भी आते हैं, आपके कैल्शियम, ठीक है। तो सही क्या है, द रिलीज ऑफ फैक्टर फ्रॉम स्टिमुलेटेड प्लेटलेट्स और इंजर्ड टिश्यू। Which of the following is a crucial ion required for multiple step in the blood coagulation pathway? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड या फिर कैल्शियम। तो क्या है आपका कैल्शियम आयन। As blood passes through tissue capillaries, what form the intestinal fluid or tissue fluid? As the blood passes through tissue capillary, what form the intestinal fluid? Whole plasma filtering out of the capillaries, water and a small solute moving out, leaving protein and foam element। तो जो हमारा इंटेस्टिनल फ्लूइड किससे फॉर्म होता है, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, जब हमारा ब्लड पास करता है कैपिलरी से, तो वहाँ से वाटर और कुछ सॉल्यूट निकल जाते हैं और उस
में क्या क्या बचा रहता है, प्रोटीन एंड फॉर्मल अभी भी उस ब्लड वेसल से पास कर रहा है, लेकिन वहाँ से क्या लीक हो रहा है आपको, वाटर और कुछ स्मॉल सॉल्ट, जो कि क्या फॉर्म करते हैं, इंटेस्टाइनल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। What is the primary role of intestinal fluid in the tissue? To store fat for energy, to produce new blood cell, to serve as a medium for exchange of nutrient, gases and wastes between blood and cell, या फिर to clot blood after injury। तो सही काम क्या है intestinal fluid का? To serve as a medium for exchange nutrient, gases, wastes between blood and cell। अगला क्वेश्चन, the fluid that is collected from a tissue space and returned to the blood stream by the lymphatic system is called प्लाज्मा, इंटेस्टिनल फ्लूइड, लिम्फ या फिर सीरम। तो जो फ्लूइड हमारे क्या होते हैं, कहाँ से कलेक्ट होते हैं, टिश्यू स्पेस से कलेक्ट होते हैं और फिर से ब्लड स्ट्रीम में हम वापस डाल देते हैं, किसके थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। ठीक है, लिम्फ इज मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड एज अ रेड फ्लूइड कंटेनिंग एरिथ्रोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। नहीं, कलरलेस फ्लूइड ड्राइव फ्रॉम द इंटेस्टिनल फ्लूइड कंटेनिंग लिम्फोसाइट। येलोइश फ्लूइड रिच इन क्लॉटिंग फैक्टर या फिर फ्लूइड आइडेंटिकल टू ब्लड बट विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन। तो आपका लिम्फोसाइट्स, लिम्फ क्या है, तो लिम्फ है आपका, देखो बी एंड डी, आपको क्या लगता है, अरे अपने साइड आपको क्या लगता था कि आपका लिम्फ कलरलेस फ्लूइड ड्राइव फ्रॉम द इंटेस्टिनल फ्लूइड कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स या फिर द फ्लूइड आइडेंटिकल टू ब्लड बट विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन। देखो आइडेंटिकल टू ब्लड अगर बोल रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए, आपको आरबीसी भी होना चाहिए, और हमें पता है कि लिम्फ में आरबीसी होता नहीं है, डब्ल्यूबीसी होता है ना। तो ये तो ऑप्शन गलत है ना, कि फ्लूइड आइडेंटिकल टू ब्लड बट विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बट उसमें आपके आइडेंटिकल टू ब्लड नहीं होंगे, क्योंकि ब्लड में आपका तो और भी फॉर्म एलिमेंट होते हैं ना, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लेकिन वही अगर बात करो ऑप्शन बी का, तो कलरलेस फ्लूइड ड्राइव फ्रॉम द, कलरलेस क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा ब्लड का जो कलर आता है किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन, जो कि रेड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, और अगर उसमें आरबीसी नहीं होगा तो कोई कलर प्रोवाइड नहीं होगी उस फ्लूइड की, तो उसमें बस डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी भी कंटेंट करता है। तो इसका आंसर क्या है, कलरलेस फ्लूइड ड्राइव फ्रॉम द इंटेस्टाइनल फ्लूइड कंटेनिंग लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ लिम्फ इन द बॉडी। कौन सा की फंक्शन है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू टिश्यू, कैरिंग आउट इम्यून रिस्पॉन्सेज बाय स्पेशली लिम्फोसाइट्स, सिंथेसाइजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, फिल्टरिंग ब्लड नेगेटिव। तो इसका सही काम क्या है लिम्फ का, कैरिंग आउट इम्यून रिस्पॉन्सेज बाय स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। हाउ आर डाइटरी फैट प्राइमरी अब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जो डाइटरी फैट्स है, जो हम हमारे खाने में जो फैट्स होते हैं, वो कैसे अब्जॉर्ब होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय कैपिलरीज थ्रू द लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टिल्स इन द इंटेस्टिनल villi by active transport into intestinal slit and into the to blood they are not absorbed and are excreted। तो सेंसर क्या है, through lymph vessel called lacteals in the intestinal villi helps in dietary fats absorbed from the small intestine। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आप कल के लेक्चर में, तक स्टे मोटिवेटेड, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय बाय।